है एनडीए की, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो देश के मतदाताओं को बधाई देते हैं कि तमाम तर हल्ले हंगामे के बावजूद, तमाम तर तैयारियों के बावजूद एक तरफ पूरी मीडिया और तमाम रिसोर्सेज जो देश के थे वो लगे हुए थे, सारी ताकत लगी हुई थी, सैकड़ों हेलीकॉप्टर दौड़ रहे थे, लेकिन फिर भी जनता ने जो मैंडेट दिया है वो इस बात को दर्शाता है कि मोदी सरकार की लोकप्रियता लगभग समापन की ओर बढ़ रही है। बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री जी खुद जीत पाए हैं। सारे लोग जानते हैं इस बात को कि देश का अगर लोकप्रिय कोई नेता होता तो वो 10 लाख 20 लाख से जीतता है। आसाम में तो कांग्रेस का एक नेता जो है देश के माने जाने मौलाना को 10 लाख वोट से हरा दिया, जबकि वो मौलाना भी देश के माने जाने थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार ने 10 लाख वोट से ढुबरी से हरा दिया मौलाना बदरुद्दीन अजमल को। वैसे भी प्रधानमंत्री जी लाख सवा लाख वोट से अगर जीत के आए हैं तो ये तो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता खत्म होगी। अभी आपने 2-3 सवाल कर दिया कि 4 जून को क्या हुआ। ये प्लानिंग पहले से थी। सरकार में बैठे लोगों को हल्के में आप लेते हैं, बस वहीं हम लोग मार खाते हैं। इनकी प्लानिंग बन रही थी, इनको आभास मिल गया था कि तमाम तर कोशिशों के बाद भी शायद हम पूर्ण जो है आंकड़ा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है सरकार कहीं ऐसा भी हो कि ना बने, तो वैसी परिस्थिति में जो कुछ करना है वो सब कुछ पहले ही कर लो। तो वो तैयारी इनकी थी, इसलिए नीट में बड़े जो घोटाले हुए वो सारी तैयारी पहले थी। नीट घोटाले का कनेक्शन गुजरात से जुड़ रहा, वो भी आपको पता है। नीट में घोटाला हुआ, ये ABCD जो पढ़ा लिखा है, जो 4वीं-5वीं क्लास का छात्र है वो भी उस गणित को समझ रहा है कि घोटाला नहीं महा घोटाला हो गया। और जो चुनाव का परिणाम आया उसमें जो भी राजनीति के एक्सपर्ट है वो भी जानते हैं कि किस तरह का परिणाम आया। सरकार बन गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर विपक्ष वाकई ईमानदारी से अपनी भूमिका अगर निभा देगा तो ये सरकार चल नहीं पाएगी, और चलने भी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस नीट के मुद्दे पर ही सरकार पूरी तरह से, अगर विपक्ष चाहे तो सरकार एक्सपोज हो जाएगी, इसके मंत्री पकड़े जाएंगे। और कहां कहां घोटाला हुआ, ये आर्थिक घोटाला भी है, शैक्षणिक घोटाला भी है, और युवाओं के भविष्य खिलवाड़। ये पहला खिलवाड़ नहीं है। जब एक पकड़ा जाएगा तो पेपर लीक के जितने मामले हुए, कौन सा गैंग सक्रिय है, वो सब सामने आ जाएगा। ये एक बात। अब देखिए, बड़ी चालाकी से मनुवादी विचारधारा के लोगों ने, उनको ये भी लगा कि अगर कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ना चाह के भी इसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और कुछ और भी ऐसी पार्टियां हैं जो बाबा साहब के विचारों पर चलती हैं, इन लोगों के माने उसमें शामिल होने और मंत्री बनने की संभावनाएं रहेंगी। ऐसे में बाबा साहब की प्रतिमा को हिलाना संभव नहीं है। तो परिणाम 4 जून को आना और रात को ही काम हो रहा, मतलब मंत्री जी तैयार थे, रात में इतनी जल्दीबाजी क्या थी। टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है कि आपने आखिर चुनाव परिणाम के पूर्व संध्या पर इस तरह की घटना क्यों घटाई। आपको अगर बाबा साहब की प्रतिमा को कहीं और स्थापित करना था, चूंकि संसद भवन नए बने हैं तो पुराना तो जो कुछ भी है उसका यूज अलग अंदाज से होगा, सब लोग की एंट्री मैंने आउट और एग्जिट सब तो अब नए से होगा। तो अगर ये इरादा आपका होता कि नहीं, प्रतिमा को अब ऐसी जगह स्थापित की जाए जहां आते निकलते लोग जो है वो देख सकें, दर्शन कर सकें, माल्यार्पण कर सकें, नजर उस पर जाए। बाबा साहब को देखकर भी बहुत कुछ याद आता है ना लोगों को। ये तो चाहते हैं ना कि न बाबा साहब की तस्वीर दिखे, न मूर्ति दिखे, न विचार रहे, न उनके मानने वाले रहे, सब खत्म हो जाए। यही तो प्लानिंग है इनकी। और हम तो धन्यवाद देते हैं तमाम तर आपसी विवाद के बाद भी, मनमुटाव के बाद भी, अलगाव के बाद भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, वो कहीं न कहीं बाबा साहब के विचारों को टुकड़े टुकड़े में ही सही आगे बढ़ा रहे हैं। ये अलग बात है कि हमको लगता है कि हम सफल नहीं हो रहे, लेकिन मेरा निजी मानना है कि देश के कोने कोने में, मैं जब बिहार गया, एक घटना बताता हूँ। तो चुनाव के समय जो है एक बहुत मशहूर एंकर आज तक की तरफ से गई हुई थी पब्लिक डिबेट करने, और जैसे वहाँ कुछ भाजपाइयों ने नारा लगाया, वहीं अचानक पीछे से हंगामा हुआ और फिर नारे लगने लगे, वो बोल 85, जय मूल निवासी, जय भीम और दुनिया के नारे और संविधान जिंदाबाद। मैंने कहा बेगूसराय की बात मैं बता रहा हूँ, जो भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ
कि टूटे फूटे अंदाज में स्लो ही सही, आहिस्ता ही सही विचार बढ़ रहा, प्रसार प्रचार बढ़ रहा और लोग ज्यादा से ज्यादा विचार से जुड़ रहे, तो उनके लिए तो परेशानी की बात है। तो वो ये कांड कर रहे हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली के वो तमाम अंबेडकरवादी क्या निर्णय लेते हैं। जो भी निर्णय लेंगे उसमें हम लोग पूरी तरह से आगे रहेंगे और मुझे लगता है कि सरकार ने ये जो फैसला लिया सरासर गलत लिया, उसकी गलत मानसिकता का ये परिचायक है। जो नया संसद भवन बना उसके उद्घाटन पर जो दृश्य सामने आया वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो खतरे की घंटी तो उसी समय बजी थी, लेकिन बहुजन समाज के लोग उस समय आवाज़ नहीं उठा पाए थे। 2-3 बिंदु ऐसे थे जब 10% EWS के नाम पर आरक्षण दिया गया था, तब भी मैंने बयान दिया था कि भाई बहुजन समाज को इसका विरोध करना चाहिए। ये संविधान में इनडायरेक्टली इंटरफेयर है, हस्तक्षेप है। EWS के नाम पर सामान्य वर्ग के लोगों को आप जो घुसा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरफ आप कहते हैं 49, 49.5 से आगे नहीं बढ़ सकता और खुद आप सामान्य वर्ग के लोगों को बढ़ा रहे हैं। फिर नए संसद भवन के उद्घाटन में जो ड्रामा हुआ, मैं ड्रामा कह रहा हूँ, और उस ड्रामे में जो दक्षिण से लेके उत्तर तक तमाम लोगों को बुलाया गया और जो प्रधानमंत्री जी ने जो कपड़े माने वस्त्र धारण किए और जो रूप धारण किया, ऐसा लग रहा है कि वो नाटक आप मोहल्ले में देखते होंगे ना, एक कोई शंकर बन के आता है, कोई पार्वती बन के आती है, आपने देखा होगा वो सब जो स्टेज शो होता है, वो स्टेज शो की तरफ प्रधानमंत्री जी ने वस्त्र पहले धारण किया और वस्त्र धारण करके वो सिंगोल और क्या क्या वो सारे ड्रामे हुए। उसी दिन घंटी बज गई थी कि आने वाले दिनों में इनकी प्लानिंग ये है। वो तो देश के मतदाताओं को धन्यवाद दीजिए कि इन्होंने उनको 400 तो दूर की बात है, पूर्ण बहुमत भी नहीं आने दिया, वरना इनका इरादा था, इरादे से ही वो काम आगे बढ़ा है। सर एक सवाल है, 4 दिन में 4 आतंकवादी घटनाएं जम्मू में हुई सरकार बनने के बाद, क्या कहना चाहेंगे? और वो न्यूज आपने नहीं पढ़ी क्या? राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी पढ़ी कि नहीं पढ़ी आप लोगों ने? कल भी चल रहा था ब्रेकिंग में, परसों भी चल रहा था। जब जब ये मामला कोई सवाल इन पर बनेगा, नीट का घोटाला, पूरे देश में छात्र जो है वो सड़क पर है, राम मंदिर पे बम से उड़ाने की धमकी, अब वो पूरा न्यूज डाइवर्ट करेंगे, ये पूरा हेडलाइन चेंज होगा। अब पब्लिक का ध्यान जा रहा है, अरे राम मंदिर को कौन उड़ाएगा? कोई पागल आदमी होगा इस धरती पर, वही ये सब ईमेल डीमेल करेगा। भाई अगर उड़ाना है तो तुमको मेल करेगा। एक बात बता रहा हूँ कि हमको कोई मारेगा तो हमको मेल करेगा, टेलीफोन करेगा, लेटर भेजेगा, घर आके बताएगा। ऐसा आज तक हुआ क्या? उससे अच्छा वो आगरा में भर्ती ना हो जाएगा। ऐसा कोई होता आतंकवादी कि वो पहले मेल करे? क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? ये सब स्क्रिप्टेड है। इनको इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है, 370 हटा दिया, कश्मीर मेरी मुट्ठी में आ गया, खबरदार वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारा। लीजिए रोज घटनाएं घट, भाजपा ने वहाँ चुनाव टारगेट किलिंग भी हो रहा है। 370 हटाई, लेकिन भाजपा ने वहाँ चुनाव नहीं लड़ा जहाँ से पूरे देश में वो राष्ट्रवाद की लहर लेके चलते हैं। 370 हटने के बाद टारगेट किलिंग कंटिन्यू हुआ है। कश्मीरी ब्राह्मणों पर भी हमले हुए हैं, टूरिस्ट पर भी हमले हुए हैं, और अब वो जो लोग जाते हैं टूरिस्ट, उन पर अभी आतंकवादी हमला हुआ है। जो श्रद्धालु गए उन पर हमला हुआ है। लगातार 4-5 बड़ी घटनाएं घटी हैं, चल रहा है। उसमें हमारे सैनिक भी शहीद हुए हैं, आम शहरी भी शहीद हुए। कोई बयान ये देंगे नहीं। अब ये विपक्ष पर जिम्मेदारी है, जिस विपक्ष को भारत के लोगों ने मजबूत किया। कान खोलकर सुन ले विपक्ष के लोग, यदि सरकार को वो घेर नहीं पाते नीट पर, और देश के अंदर जो है जो उन्माद फैलाने वाली टीम है, जो फर्जी वीडियो बनाया जा रहा, कोई टोपी पहनकर शुक्ला जी, दुबे जी, चौबे जी बना रहे, लगातार पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। टोपी पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया और मैं ऐसा कर दूंगा और मैं वैसा कर दूंगा। ये सब कुछ जो चल रहा है इस देश में, अगर इस पर विराम नहीं लगाया गया और सरकार से सीधा सीधा सवाल नहीं किया गया कि जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाएगी। अगर सीमाएं सील है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो 2014 से पहले कहते थे ना कि सीमा तो हमारे हाथ में है, फिर ये आतंकवादी कैसे आते हैं? तो ये सवाल उनसे भी हम पूछ रहे हैं ना, राजनाथ सिंह जी, सीमा तो हमारे हाथ में है और हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर खड़े हैं, तो ये आतंकवादी आते कहां से हैं भाई? ये मेल करने वाला कौन है? ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाने वाला कौन है? इसका मतलब सब कुछ यहीं मौजूद है और खेल यहीं से खेला जा रहा। ये विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा, और उठाना नहीं पड़ेगा, सदन की शुरुआत में ही गंभीर होकर इस पर चर्चा करवाना पड़ेगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए देश की। सर मोदी जी पार्लियामेंट में संविधान को नतमस्तक कर रहे हैं, तो उसका क्या अर्थ निकलता है? मोदी जी जो कुछ भी करते हैं उसका हमेशा उल्टा समझ लेना चाहिए। मोदी जी नहीं, भाजपा के अंदर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, सब उल्टा हो गया। कुलदीप सेंगर से लेके चिन्मयानंद से होते हुए जाओ यहाँ तक पहुँच जाइए, उनके IT सेल तक पहुँच जाइए, मालवीय तक, सारा मामला उल्टा। इन्होंने कहा कि सबका साथ,
चुनाव में 80-20 का नारा फिर देने लगे। जब सबका साथ था तो 80-20 कहां से आ गया? फिर कहा सबका विकास, सिर्फ संघ का विकास हुआ। जाइए बराबर में बिल्डिंगें बन रही हैं संघ की, और लोगों की तो बिल्डिंगें नहीं बनी, तमाम तो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। झोपड़ियों झुग्गियों को तो उड़ाया जा रहा, गरीबों के घरों पर तो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अभी लखनऊ में बुलडोजर चल रहा, दिल्ली अभी बदरपुर में बुलडोजर चला, पूरा खोड़ी गांव में 10 हजार घर को बर्बाद कर दिया। तो सबका विकास तो हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा सबका प्रयास हम करने के लिए तैयार हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं, आप हमें जो है किनारे फेंक रहे हैं, हमारे प्रयास का कोई मतलब, हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। तो ये जो कुछ कहते हैं बिल्कुल उसका उल्टा समझ। अब इन्होंने पहले तो नतमस्तक किया था, पिछले बार ड्रामा याद होगा आपको, प्रधानमंत्री जी सीधे सदन में गए और धरती पर टेक दिया माथा। इस बार जो है संविधान को चूम रहे हैं, मतलब सावधान हो जाने का है। सब कुछ उल्टा होता है जो कुछ ये करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के बीच में कहा था, आपने सुना भी होगा, कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कभी करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन जो है जीना छोड़ दूंगा। एक चैनल वाला इंटरव्यू ले रहा था, बहुत मशहूर एंकर है, आपको पता ही है, आर पार वाला। बोला आपने एक बयान दिया था कि क्या कहते हैं मुसलमानों का, बोले नहीं आप गलत बोल रहे हो। लोगों ने चलाया काटकर, जो बयान वो दिए थे वो काट के चलाया। अब आप सोचिए कि कितने मैंने ढीठ है प्रधानमंत्री जी कि स्वयं बोल रहे हैं, कैमरे का जमाना है, सोशल मीडिया पर सैकड़ों हजारों लाखों वीडियो चल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं मैंने नहीं बोला, सुनाया जा रहा। आपने कहा ना नहीं ये नकली मोदी बोल रहा, असली तो मैं हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। ये आदमी जो अपने आप को ही झुठला दे रहा है कि मैंने नहीं बोला, लोग जब दिखाते हैं तब भी कहते हैं नहीं ये तो कोई मेरी आत्मा बोल रहा। तो कितनी बात वो कह चुके हैं, वो भगवान ने हमको भेजा। तो एक नेता ने पूछा था सवाल विपक्ष का, आप देखते हैं चुनाव में तो खत्म हो गया, अब क्या क्या सवाल उठते हैं कि जब आपको मैंने ऊपर वाले ने ही भेज ही दिया, उतार ही है, तो आपके रहते हुए कोरोना में लाखों लोग कैसे मर गए? आपके रहते हुए आपने कुछ चमत्कार नहीं देखा। सारा चमत्कार वो 22 जनवरी को ही इनको था, खाली उठम बैठम चल रहा था, जो यही चल रहा था चमत्कार। और चमत्कार ऐसा हुआ कि जहां ये उठम बैठम कर रहे थे वहीं से लोगों ने हरा दिया, वहीं से बैगन बैग रवाना हो गई है। ये सब बेकार की बातें हैं, और मोदी जी जो कुछ भी कहते हैं उसका उलट ही करते हैं, ये देश को मान लेना चाहिए। किसानों को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया है उन्होंने। वाराणसी से 18 जून को किसान सम्मान निधि योजना की जो है 17वीं किस्त जारी करने वाले हैं। शिवराज चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री, वही 6,000 वाला, हाँ, वही 6,000 वाला 20,000 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं। और उनका कहना है कि हम किसानों के लिए सबसे पहला काम इस सरकार में करने जा रहे हैं। तो अब किसान भी सावधान रहे। यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ भी गैंगबाजी, किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ, आपने देखा 13 महीने किसान आंदोलन चला, लेकिन किसानों में भी टुकड़े टुकड़े गैंग बन गए, सब अलग अलग हो गया, किसी की सेटिंग इधर हो रही है, किसी की सेटिंग उधर हो रही है। मैं तो कहता हूँ राकेश टिकैत के नेतृत्व में अगर सही ढंग से आंदोलन हुआ होता सकारात्मक, तो परिणाम सामने आ गया होता। वो नहीं आया। कोई 6,000 पे खुश है, कोई 2,000 पे खुश है, कोई 12,000 पे खुश है, कोई 5 किलो राशन पे खुश है। अब किसी की खुशी को हम कैसे बदल सकते हैं भाई? आप अगर 5 किलो राशन पे खुश हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आपको मुबारक हो। आप अगर किसान निधि पर खुश हैं, आप समझ रहे, फसलें सूख रही हैं, फसलें डूब रही है, बिहार में 50-50 है। आप उत्तर बिहार जाएंगे, साल में हर साल बाढ़ में वो डूब जाता है। दक्षिण बिहार आएंगे, हर साल वो सूख जाता है, यानी रबी का फसल। तो एक फसल सूखता है और डूबता है। आज तक किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई, और ये देश के कई कोने में है डूबने और सूखने का खेल। ठीक है, कहा गया था नदियों को नदियों से जोड़ देंगे, पानी की उपलब्धता कराएंगे किसान को, बिजली की व्यवस्था कराएंगे। एक बिजली बिल किसान के पास ऐसा है कि बिजली बिल देख के उसका दिल ही रुक जा रहा, इधर देखा बिल और उधर रुका दिल, इतना बिल आ चुका। और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में। लेकिन आपको 6,000 किसान निधि में ही अगर संतुष्टि है, आपको अपने ताकत पर, अपनी कुव्वत पर, अपने खेत पर, अपनी किसानी और मैंने काश्तकारी पर भरोसा नहीं है, तो मोदी जी तो नस पकड़ लिए हैं ना कि यहाँ का आदमी 2 किलो 5 किलो में ही खुश होता है। अरे हद तो ये पौवा में भी लोग खुश होते हैं, चुनाव तो इसी में पलट जाता, सब माहौल बनता है और आखिरी में पौवे में पलट जाता। भैया उसका इलाज सब हम लोग नहीं करेंगे ना, हम लोग तो बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तमाम लोग जो मोमेंट के हैं वो समझा ही तो रहे हैं। देर सवेर लोग समझेंगे। इस बार हमको लगा कि बहुत सारे लोगों ने समझा और वो परिणाम आपके सामने आया। आने वाले दिनों में और लोग समझेंगे, परिणाम बदलेगा। ये किसान निधि और फला निधि ये काम चलने वाला नहीं है। आप मैंने खाद को सरलता से मार्केट में लाइए, पानी कैसे किसान को मिले, बिजली कैसे किसान को मिले, सस्ता सब कुछ। जिस गेहूं की खेती करते हैं उसकी बीज खरीदने चाहिए, उसका बीज 200 रुपये किलो, और गेहूं पैदा होते ही हमारा 20 रुपये किलो। खाद जो है ब्लैक हो रहा है। एक आखिरी सवाल,
पहले सरकार में एक एन थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब इस सरकार में एनडीए की सरकार में एनडीए के एन को जोड़ लें तो वो 4 हो जाता है। टोटल 3 एन है जो नीतीश बाबू, नायडू बाबू और दोनों के बीच में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या लगता है सरकार कैसे काम करेगी, कैसे चलेगी? क्योंकि सभी दल जो दो मुख्य घटक जो इनके साथ हैं उनकी आइडियोलॉजी अलग है और जो अपने बीजेपी के हैं उनकी आइडियोलॉजी अलग है, तो सरकार कैसे काम करेगी एक साथ में? देखिए आइडियोलॉजी अलग नहीं है। अवसरवादी जो लोग भी होते हैं उसमें आइडियोलॉजी कहीं मायने नहीं रखता। आइडियोलॉजी तो वहाँ होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन चीज़ों से समझौता नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ तो अधिकांश नेता जो कहते हैं, कोई कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, कोई कहते हैं मैं लोहियावादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, मैं सामाजिक न्याय का फला हूँ चिला हूँ, लेकिन सब अवसर आने पर कहीं ना कहीं समझौता करते दिखते हैं। सब समझौतावादी हैं। मुझे लगता है ये समझौता कहीं ना कहीं लोगों का हो चुका है। और देखना यह है कि महाराष्ट्र में देखिए, नायडू साहब के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा कि उनके यहाँ तो 5 साल बाद अब विधानसभा चुनाव होना, उनके यहाँ विधानसभा भी हो गया, लेकिन बिहार में अगले ही साल चुनाव होना विधानसभा का। तो विधानसभा चुनाव से पहले विशेष राज्य का दर्जा बिहार को यदि नहीं मिला, कल कारखाने यदि नहीं खुले और लोगों को रोजगार यदि नहीं मिला, पलायन नहीं रुका, तो सारा समीकरण फेल हो जाएगा और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी वहां फिर खाता खोलने लायक नहीं बचेगी। क्योंकि अब डबल ट्रिपल सारा इंजन हो चुका, ठीक है, और मंत्री दोनों के अब हो चुके हैं। और अब आप अगर वो शर्त जो पुरानी थी वो पूरी नहीं करते हैं तो जनता में संदेश जाएगा। नायडू साहब बहुत मजे मजाए नेता हैं, हालांकि नीतीश कुमार भी मजे मजाए हैं। किस वक्त पलटी मारेंगे शायद मोदी जी भी अंदाजा न लगा पाएंगे, लेकिन नायडू भी कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है। इनका भी पुराना जो रिकॉर्ड है वो एनडीए यूपीए सब में एडजस्ट करने का है, तो इसलिए प्रतीक्षा करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इन लोग अपने राज्य के बारे में अधिक से अधिक चीजें हासिल करने के लिए जुड़े हैं। अगर उसमें सफल हुए तो सरकार आगे बढ़ेगी, विफल होंगे तो सरकार गिरेगी। सर, ये सवाल ले लीजिए, बानवा काशीराम कहते थे कि मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार होना चाहिए, तो क्या मोदी सरकार जो मजबूर सरकार है कि मजबूर जो मजबूर लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके लिए काम करेगी? देखिए साहब जो कहते थे वो हम लोग बार बार कहते रहे, अगर वो जनता के बीच जाने पर ये सवाल होता है कि फलां को वोट क्यों दो, उसकी सरकार बनेगी क्या, तो हम उनको यही समझाते थे कमजोर सरकार कमजोर लोगों के हित में हमेशा फैसले लेती है, ये है प्रमाणित है ये। और मजबूत सरकार मजबूत लोगों के लिए फैसले लेती है, ये सब प्रमाण मिला हुआ। मोदी सरकार जितनी मजबूत हो गई उतने ही पूंजीपति आगे बढ़ गए, उतने ही आर्थिक विषमता हो गया, गरीब गरीब होने लगा, अमीर अमीर होने लगा। यही तो हुआ ना। आज लगाम लगा लेकिन कम लगा, 20, 25, 50 सीट और कम होना चाहिए। ज्यादा कमजोर सरकार होगी तो ज्यादा कमजोरों के लिए काम होगा, ज्यादा मजबूत सरकार होगी तो मजबूत के लिए काम होगा। ये बात साहब काशीराम की कही हुई कोई बात जो है ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं हो रही, बढ़ना चाहिए। हम लोगों को बताते हैं कि साहब ने अनुभव से ये बात कही थी कि कमजोर सरकार चाहिए, गठबंधन की सरकार चाहिए, या हम लोगों के हित में है, यहाँ के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और अकलियतों के हित में है कि कमजोर सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। आप उत्तर प्रदेश में देखिए योगी भी लगाम है, क्योंकि आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। अब अगर 10 सीट 5 सीट भी कम होते तो राजभर से भी वो डरते। सर, अभी चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट में गए हैं, तो क्या अब पार्लियामेंट में जय भीम का नारा बुलंद होगा? इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चंद्रशेखर जी को हम परिपक्व को अभी नहीं मानते हैं, लेकिन प्रतीक्षा तो करना होगा कि वो क्या क्या करते हैं। अवसर तो मिला है उनको सदन जाने का, तो क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, नजर बनी हुई है। जब पता चलेगा देखेंगे उनकी ऊर्जा, उनकी आवाज़, उनका अंदाज जो सड़कों पर रहा है क्या वाकई वही रहेगा सदन के अंदर, या चंद्रशेखर जी बदल जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे तभी तो बताएंगे। अभी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। हमें उम्मीद है कि नौजवान है, उभरते नौजवान है, अब तक तो अच्छा किया है, मुझे लगता है आगे अच्छा ही करेंगे और अच्छा करेंगे तो समाज उनसे जुड़ेगा। सर, एक सवाल हो रहा है सर, लास्ट सवाल आपसे। बहुजन समाज पार्टी अब की बार 0 पा गई है, तो क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो 0 पाई है किसका कारण है, कहाँ पे? नहीं, उसमें बहन जी का मिसमैनेजमेंट है। बहन जी ने तीसरा फ्रंट खड़ा नहीं किया, उनको तीसरा फ्रंट खड़ा करना चाहिए था, थर्ड फ्रंट, और उसका नेतृत्व करना चाहिए था। कई पार्टियाँ जो है वो अप्रोच कर रही थी और कह रही थी कि आप कीजिए गठबंधन, लेकिन बहन जी ने साफ कर दिया बिल्कुल अकेले।
इसकी वजह से समाज का बहुत सारा तबका और माइनॉरिटी स्पेशली उनसे बिल्कुल अलग होगा कि अकेले लड़के आप क्या करें। कम से कम 2 4 5 होते छोटी छोटी और पार्टियाँ थी, उनका गठबंधन होता। मैं तो कहता हूँ चंद्रशेखर रावल को भी वो अगर एक टिकट दे के छोड़ देते, वहीं जैसे सपा ने नहीं दिया था, इनको ऐलान कर देना चाहिए, ठीक है सपा ने नहीं दिया, चंद्रशेखर मेरी तरफ से रहेगा अधिकृत प्रत्याशी, अपने ही छाप चलन होते केतली से ही। लेकिन वहाँ बसपा ने उम्मीदवार उतारा। आकाश आनंद जी ने जो भाषण किया वो भी याद है आपको। तो कटुता रही तो समाज में मैसेज गया यार ये लोग आपस में लड़ेंगे तो वोट कट जाएगा। वोट कटने में तो मुझे मोदी को हराना है। एंटी मोदी माहौल था, बहन जी समझ नहीं पाए कि एंटी मोदी माहौल है। और ये नाप तौल मतदाता नाप रहे थे कि मोदी को जो हराएगा हम उसको वोट देंगे। तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अधिकांश जगहों पर मोदी को हराते हुए दिख रहे थे, तो इसलिए वहाँ वोट शिफ्ट हुआ। बहन जी का वोट का भी नुकसान हुआ है, सीट का भी नुकसान हुआ सर है। ये एक थोड़ा बहन जी का जो बयान आया है अभी कि अब मुसलमानों को हम टिकट देंगे तो सोचेंगे, तो इसके बारे में क्या गलत मैसेज नहीं जा रहा सर? गलत मैसेज चला गया। बहन जी ने इससे पहले भी एक बार बयान दिया था कि मुसलमानों ने हमें धोखा दिया। अब तो 9% आपको वोट मिला, 9% के जहाँ मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हुए थे कुछ तो उसके समाज का वोट होगा। हम वहाँ में तो था ही समाज का वोट। कहने का मतलब ये है कि ऐसा बयान देकर आप भविष्य की राजनीति को भी और कमजोर करते हैं। मुस्लिम समाज जब जिन्ना का साथ नहीं दिया भारत का मुसलमान, मुस्लिम समाज हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ गोलबंद होता है। और वही कारण था कि सांप्रदायिकता के खिलाफ गोलबंद हुए थे और आप किनारे दिख रहे थे, इसलिए आपकी तरफ आकर्षित मुस्लिम समाज नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आइडियोलॉजी से वो मैंने सहमत नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं है। बसपा के आइडियोलॉजी से या साहब काशीराम से या बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए लोगों ने भी सपा और कांग्रेस को वोट दे दिया इस बार, केवल इसलिए कि भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत न आए, ये मामला बस। धन्यवाद सर। तो ये सर गुलाम सरवर सर थे, आप इनके विचार से कितने सहमत है, हमारा प्रयास कैसा लगा? मैं मेवालाल बहुजन समय से अम्बेडकर भवन दिल्ली से। जय भीम जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम जय भारत।